गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करते करते हम सभी उसके अंतिम चरण के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत अपन ने सामान्यकालीन शक्तियों को लेकर चर्चा कर दी है। आज इसके शक्तियों का दूसरा पार्ट रहता है, पार्ट बी, जिसको हम कहते हैं आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। आपात उपबंध जो है संविधान के भाग 18 में है। भाग 18 में आपात उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत इन 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत आपात उपबंधों का उल्लेख किया गया है कि कब कब आपातकाल लगाया जा सकता है और कब उसको हटाया जा सकता है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या नहीं है। तो चर्चा शुरू करते हैं अपन आपातकालीन शक्तियों को लेकर। देखिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियों को अपन ने 2 भागों में बांटा था, सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरा अपन आपातकालीन शक्तियां। आप सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत अपन ने कार्यपालिका शक्तियों को लेकर चर्चा की, उसकी विधायी शक्तियों को लेकर चर्चा की, उसकी न्यायिक शक्तियों को लेकर चर्चा की, विधायी शक्तियों को लेकर चर्चा की, वित्तीय शक्तियों को लेकर चर्चा की, सैन्य शक्तियों को लेकर चर्चा कर ली है। अध्यादेश संबंधी शक्तियों को भी अपन ने पढ़ा है। अब जरा ध्यान दीजिए, उसका पार्ट बी यानी आपातकालीन शक्तियों को लेकर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आइए जरा देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और विशेष तौर से सब्सक्राइब करना ना भूले और पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें। इसी के साथ देखो शुरू करते हैं आपातकालीन शक्तियों को लेकर। और सबसे पहला जो होता है वो रहता है अपना अनुच्छेद 352। ध्यान से समझिएगा मित्रों, बिल्कुल एक एक बिंदु के ऊपर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आवश्यक होती है उसको लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 352 किस कंडीशन को करता है? अनुच्छेद 352 के अंदर जो आपातकाल लगता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहली तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसके अंतर्गत कौन सा आपातकाल वर्णित है। तो अनुच्छेद 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में है। ठीक है, अनुच्छेद 356 की जब बात करेंगे तो वह राष्ट्रपति शासन शब्दावली काम में लेंगे और अनुच्छेद 360 जब पढ़ेंगे तो हम वहां पे वित्तीय आपातकाल को लेकर चर्चा करेंगे। तो हम पहला अनुच्छेद ले रहे हैं, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो सवाल यह उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है। अगर किसी के मन में यह प्रश्न उठता हो कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, क्या परिस्थितियां हैं, तो इस परिस्थितियों का उत्तर क्या रहने वाला है जरा देखिएगा। मित्रों ध्यान दीजिए, मैं 3 शब्द बोलूंगा, 3 परिस्थितियां बोलूंगा और अनुच्छेद 352 के अंदर जैसा है वैसा का वैसा है। देखो, सबसे पहली कंडीशन कि कब लगाया जा सकता है। बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, या ध्यान दीजिएगा कई किताबों के अंदर आपको A, B, C इस तरीके से मिलेगा, लेकिन वो एक ही है। परिस्थितियां तीनों में से एक होंगी। A बाह्य आक्रमण या फिर A में ही आपके भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल होना, भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल होना, या सशस्त्र विद्रोह होने पर। क्लियर है? जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या परिस्थितियां हो सकती है। बाह्य आक्रमण
ठीक है, युद्ध में शामिल होना भारत द्वारा, या फिर हो सकता है सशस्त्र विद्रोह। देखो, क्या इनके होने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा? देखिए, अनुच्छेद 352 कहता है या तो बाह्य आक्रमण होने पर, युद्ध में शामिल होने पर, या फिर सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, या फिर इन तीनों की यदि संभावना भी है। क्या है मित्रों? अगर इन तीनों की केवल और केवल संभावना भी है तो भी आप क्या लगा सकते हो? आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। क्लियर हो गई चीज? यानी ये तीन चीज हो वास्तविकता में, या फिर इनके होने की संभावना हो, तब भी आप राष्ट्रीय आपातकाल वहां पे लगा सकते हो। क्लियर हो गई चीज? इसकी चर्चा भी ध्यान रखना। मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह शब्द काम में नहीं लिया गया है। यहाँ पे मूल संविधान में शब्द है आंतरिक अशांति। इसकी चर्चा भी मैं बाद में करूंगा कि क्या संशोधन हुआ, कैसे संशोधन हुआ और कब संशोधन हुआ, उसकी चर्चा भी, ये शब्द कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन वर्तमान में ये तीन परिस्थितियां ही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगी। क्लियर हो गई? बाह्य आक्रमण, या फिर युद्ध में शामिल होना, या फिर सशस्त्र विद्रोह होने पर या इनकी संभावना होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्लियर हो गई चीज? उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लीजिए इसको, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, आगे एक प्रश्न बनता है। देखो, अपन ने चर्चा की कब लगाया जाता है, तो ये परिस्थितियां अपने सामने है या इनकी संभावना होने पर ही। देखो, लगाने के बाद, ठीक है, लगाने के बाद इसको 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक पारित किया जाना अनिवार्य है। अब इस लाइन को जरा ध्यान से समझे, कैसा क्वेश्चन बनता है। यहां से प्रश्न आपसे पूछेगा कि संसद की अनुमति के बिना, संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? ठीक है, संसद की अनुमति के बिना या संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रहता है? तो ध्यान दीजिए, 1 माह तक वो लागू रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे डेट हो गई आपके 12 जून, ठीक है, 12 जून को मैं क्या लगाता हूं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति साहब। ये अगले माह की 11 जुलाई 2021 तक क्या रहेगा? लागू रहेगा। क्लियर? यानी आज मैंने इसके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, उद्घोषणा की है संसद की अनुमति के बिना। 11 जुलाई 2021 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 1 माह की भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक पारित किया जाना अनिवार्य है। इस राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव को मंजूरी संसद देगी, ध्यान रखना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यदि 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अगर इसको पारित नहीं किया जाता तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी 11 जुलाई 2021 तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसके बाद भी
अगर संसद ने या संसद द्वारा उसको पारित नहीं किया गया है, उस स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, और क्या, तो संसद की अनुमति के बिना, संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लागू रह सकता है, तो 1 माह तक। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। 1 माह के भीतर भीतर दोनों सदनों द्वारा अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में इसको पारित किया जाना अनिवार्य होगा। क्लियर हो गई। मान लो संसद द्वारा 1 माह के भीतर आपने इसको क्या कर दिया, अनुमति दिला दी, तो संसद द्वारा पारित होने पर 6 माह तक प्रभाव में रह सकता है। 6 माह तक प्रभाव में रह सकता है। देखिए 2 चीजें हैं यहां पे मित्रों, क्या है कि संसद की अनुमति के बिना कितने माह तक लागू रह सकता है, 1 माह तक। क्लियर। अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो संसद ने दोनों सदनों द्वारा उसको अनुमति लेनी पड़ेगी 1 माह के भीतर। दोनों सदन अलग अलग रूप में पारित करेंगे, कैसे करेंगे उसकी चर्चा भी अपन करते हैं कि कौन सा बहुमत चाहिए उसको। तो संसद ने, दोनों सदनों ने उसको पारित कर दिया, तो पारित करने के पश्चात 6 माह तक वो और क्या रहेगा, प्रभाव में रहेगा। क्लियर हो गई। फिर अगर इसको आप वापस 6 महीने बाद भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो हर 6 माह के बाद इसको संसद से अनुमति आपको करवाना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अधिकतम अवधि क्या है, तो संविधान के अंदर अधिकतम अवधि का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना। तो 2 बातें ध्यान रखना, 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसको पारित किया जाना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने के पश्चात आगामी 6 माह तक वो प्रभाव में रहेगा। 6 माह पश्चात भी अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो 6 माह बाद भी पुनः उसको संसद से अनुमति करवा के उसको, यानी एक बार अनुमति लेकर उसको 6 माह तक आप लागू कर सकते हो। फिर भी अगर उसको आगे भी अगर कंटिन्यू करना है तो फिर आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर आगामी 6 माह तक वो चलता रहेगा। ऐसे करते करते हर 6 माह बाद आपको संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। अधिकतम अवधि का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। क्लियर हो गई चीज, फटाफट इसको नोट कीजिए। साथियों, अधिकतम अवधि का उल्लेख नहीं है। हर 6 माह के बाद संसद से उसको अनुमति यानी स्वीकृत करवाना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा और क्या क्या है। अब मित्रों, अभी अपन ने बात की थी कि 1 माह के भीतर भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा वो पारित होना चाहिए। तो पारित होने के लिए क्या प्रोसेस है देखिएगा, दोनों सदनों से अलग अलग होगा। तो देखो, सदन की कुल सदस्य संख्या का
बहुमत चाहिए एक तो, प्लस उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। क्लियर है? ये इस प्रोसेस से क्या होगा, दोनों सदनों द्वारा यही प्रोसेस अपना जाएगा। लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा की जैसे मान लीजिए टोटल सदस्य संख्या 545 है, 545 का बहुमत क्या होगा, बहुमत के लिए आप इसका हाफ कर लीजिए, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। 545 का अगर हाफ करते हैं लगभग 281 के आसपास आंकड़ा चलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें, वो तो चाहिए ही चाहिए, प्लस उसके साथ यानी 545 का आप बहुमत निकालो एक तो, यानी आधे से कुछ ज़्यादा, ठीक है। उसके साथ साथ ये चीज़ भी जरूरी है, उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में भी यही प्रोसेस होगा, और इसी प्रोसेस से क्या होगा, इसी प्रोसेस द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा सकेगा दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों द्वारा, ठीक है भाई। देखिए अभी तक अपन ने चर्चा की कि 1 माह के भीतर क्या करवाना है, संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, स्वीकृत करवाना पड़ेगा, पारित करवाना पड़ेगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया है उसको 1 माह के भीतर उसको पारित करवाने के लिए क्या चाहिए कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से क्या होगा, वो पारित होगा। और ये प्रोसेस दोनों ही सदनों में अपनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, मतलब संसद से पारित समझा जाएगा, नहीं, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग रूप से ये पारित होना चाहिए। क्लियर हो गई चीज? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ चर्चा करते हैं क्या बातें हो सकती है और इसकी। देखो अब तक अपन ने बात कर दी कि कौन सी परिस्थितियों में, तो बाह्य आक्रमण या युद्ध में शामिल होना या सशस्त्र विद्रोह अथवा इनकी संभावना होने पर भी इसको लागू हो सकता है। लागू करने के 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। एक बार अनुमति लेने के पश्चात 6 माह तक इसको प्रभाव में रखा जा सकता है। अगर आगे भी रखना चाहते हो तो हर 6 माह बाद संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। संसद की स्वीकृति लेने के लिए मैंने बताया कि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, प्लस उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत उसके लिए आवश्यक होगा। क्लियर हो गई? यहाँ तक क्लियर है? आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने पर इसको क्वेश्चन के रूप में समझिएगा, किस तरीके से आपको दे सकता है वो देखो। जैसे इसने ए विकल्प दे दिया, मौलिक अधिकार
समाप्त हो जाते हैं। नंबर बी की बात करें, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। सी, सभी मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। डी, अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 में वर्णित मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, देखो ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के परिणाम हैं, क्या हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई, ठीक है ना, राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद कुछ पाबंदियां लगेगी, तो उसके परिणामों के तहत आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे दिए, फिर आपसे कहा उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। क्लियर? चला देखिए, गौर कीजिए। पहला सेंटेंस आपसे क्या कह रहा है? पहला सेंटेंस आपसे कह रहा है कि मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। समाप्त यानी फिनिश, एंड। तो मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। समाप्त नहीं होते। हाँ, उनको निलंबित आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन समाप्त नहीं होते। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। क्लियर? इस एक शब्द की खेल की वजह से समाप्त नहीं होते, निलंबित हो सकते हैं। अब देखो 3 अगले 1 2 3 तीनों में निलंबित शब्द आ रहा है, ठीक है, यानी इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। दूसरे पे चर्चा करते हैं। देखो, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अब यहां पे मैं एक चीज बता दूं कि मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, ठीक है, तो एक तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या सभी मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं? नहीं, तो सभी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते। डी, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में वर्णित मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। यह भी आपका ऑप्शन क्या होगा? डी। तो देखिएगा, जब कूटवाचन आप सही करो, ये तो 4 कथन दे दिए, स्टेटमेंट दिए, फिर स्टेटमेंट के बाद में आपको विकल्प देगा। उसमें विकल्प कैसे देगा? एक कि कथन 1, कथन 1 व 2, दूसरा देगा कथन 2 व 3, तीसरा ऑप्शन उसने दे दिया कथन 3 व 4, चौथा उसने दे दिया क्या? चौथा उसने कथन दे दिया उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, है ना। आपको सही कथन का चुनाव करना है, तो जरा देखिए 1 और 2 कथन सही है क्या? तो 1 तो गलत है, तो ये आपका ऑप्शन राइट होगा नहीं,
ठीक। दूसरा देखो, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं तो निलंबित होते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन किस किस में है, इसी में है। इसमें देखो वैसे ही नहीं है तो ये तो वैसे ही गया 3 और 4, ठीक है, उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन बचा कौन सा, 2। ये कूट वाचन वाले क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आपको स्टेटमेंट दे देगा और नीचे कूट वाचन देगा 1 2 1 3 1 4 इस तरीके से। तो देखिएगा, राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, किंतु अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में वर्णित मूल अधिकारों को छोड़कर। क्लियर हो गई इस क्वेश्चन के थ्रू। अब इसमें नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ फटाफट से। ये एक तरीके से एक क्वेश्चन था कि कैसे आए तो किस तरीके से अपन को अटेंड करना होता है, ठीक है। अब लैंग्वेज के रूप में इसको लिख लीजिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 में वर्णित मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य अधिकार निलंबित हो जाते हैं। फिर यहाँ एक नोट डाल के एक लाइन और लिखिएगा, भाई अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में वर्णित अधिकार तो किसी सूरत में भी निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में है, ध्यान रखना। और अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ लीव, ठीक है ना, उससे संबंधित है। मूल अधिकारों के जब टॉपिक चलेंगे उसके अंदर एक एक अनुच्छेद को लेकर कौन कौन से व्यक्ति को मूल अधिकार है उसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 तो किसी भी सूरत में निलंबित नहीं होगा। नोट डाल के लिखिएगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगे आपातकाल में अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 तो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि आपातकाल लगाया जा रहा है उस कंडीशन में अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मूल अधिकार है वो भी निलंबित नहीं होगा। क्लियर हो गई यहाँ पे चीज, फटाफट इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। और क्लियर है, अब आगे चलते हैं थोड़ा और राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो और क्या क्या हो सकता है देखिएगा।
तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर आपका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 250, अनुच्छेद 250 ये कहता है कि राज्य सूची में वर्णित विषयों पर संसद कानून निर्माण करती है या कर सकती है। ठीक है, देखना कई बार ये भी पढ़ने में आ जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया तो जो राज्य सरकारें उनको हटा दिया जाता है, उनको भंग कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, काम करना बंद नहीं करती है भाई साहब। वो क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 250 इस बात का विवरण करता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो राज्य सूची में वर्णित विषयों पर संसद कानून निर्माण कर सकती है, करती है या इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सकती है। क्लियर? और आगे देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं और, ठीक है। अब लागू हो गया, पारित कर दिया। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति कब कब हो सकती है समाप्ति, ये जरा ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 352 के अंदर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है अपने द्वारा उद्घोषणा जो की जाती है उस उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा स्वयं की उद्घोषणा को वापस लेने का मतलब उसने स्वयं जो उद्घोषणा की थी, जैसे मान के और 14 जून को कह दिया कि नहीं ये प्रभाव में नहीं रहेगा, यानी राष्ट्रपति ने स्वयं ही उद्घोषणा की और स्वयं ही उस उद्घोषणा को वापस ले लिया, तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पहली नंबर कंडीशन। दूसरी नंबर कंडीशन क्या है? दूसरी नंबर कंडीशन ये कहती है कि निर्धारित अवधि में संसद द्वारा स्वीकृति न मिलने पर, शुरुआत में ही मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि उद्घोषणा होने के 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर उस 1 माह के भीतर स्वीकृति नहीं मिलती तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त माना जाएगा। तीसरी चीज देखिएगा, लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति या, ये थोड़ा सा यहां लिख दे रहा हूं, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखना यदि उस प्रस्ताव को लोकसभा मंजूर कर दे तब भी राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा फिर से समझिएगा, 3 कंडीशन है। एक तो राष्ट्रपति द्वारा स्वयं की उद्घोषणा को वापस ले लेना, नंबर 2 निर्धारित अवधि में संसद द्वारा स्वीकृति न मिलना, नंबर 3 लोकसभा के 1/10 सदस्य यदि सत्र चल रहा होगा तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने परमिशन लेंगे कि हम ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते हैं। नहीं चल रहा होगा तो राष्ट्रपति के सामने ऐसा प्रस्ताव रखेंगे कि हम भाई ऐसी मंजूरी चाहते हैं।
फिर उसके बाद यदि लोकसभा उसको मंजूर कर देती है, 1/10 सदस्य तो किसके लिए कि हम ऐसा प्रस्ताव लाने वाले हैं, उसकी मंजूरी चाहिए, मंजूरी दे देगा। मंजूरी देने के बाद लोकसभा क्या करेगी, उस पर विचार विमर्श करेगी और लोकसभा द्वारा अपने बहुमत से यदि उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, उसको स्वीकृत कर दिया जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति हो जाएगी। क्लियर है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति 3 कंडीशन में हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा स्वयं की उद्घोषणा को वापस लेना, नंबर 2 निर्धारित अवधि में संसद द्वारा स्वीकृति न मिलना, या फिर नंबर 3 लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा जब राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव करना और यदि उस प्रस्ताव को लोकसभा मंजूर कर देती है, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में आपके राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त माना जाएगा। क्लियर हो गई चीज? फटाफट नोट कीजिए। इसके बाद 2-3 बिंदु और है, फिर आर्टिकल 352 अपन खत्म करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब 2-3 बातें देखिएगा, पहले लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ। चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह निश्चय किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश या सूचना, ध्यान रखना, सूचना पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अब देखिए यह अमेंडमेंट क्यों हुआ। इस अमेंडमेंट के तहत 2 बातें हुई थी अनुच्छेद 352 से रिलेटेड। दूसरी बात भी दिखवाता हूं, पहले इसको समझिए। क्या हुआ, 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टेलीफोन के सूचना दिए जाने पर ही अगले दिन क्या कर दिया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। और 26 जून 1975 को क्या हो गया था, 26 जून 1975 को ये लागू हो चुका था राष्ट्रीय आपातकाल। आंतरिक अशांति के आधार पर, ध्यान रखना मैं वर्ड ले रहा हूं, आंतरिक अशांति, जिसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द काम में ले जाता है, वो इसी के तहत काम में ले जाता है, वो अमेंडमेंट दूसरा यही है। तो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई 1975 के अंदर। क्लियर? इसके बाद क्या हुआ, आपातकाल लगने के बाद 1977 के अंदर इंदिरा गांधी सरकार बर्खास्त हो गई। 1977 में पहली बार भारत के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। क्लियर? मोरारजी देसाई अध्यक्षता वाली सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया। उसमें यह कहा गया, क्योंकि इसका पहले ये नहीं था, मूल संविधान में ये लाइन नहीं है, ध्यान रखना,
ठीक है, तो इस अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा था। तो अब इस बात को फाइनल कर दिया गया कि 1978 के अंदर यह कह दिया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना होने पर ही, मंत्रिमंडल की लिखित सूचना होने पर ही क्या हो सकता है, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। क्लियर रहना, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों अलग अलग होती है। जब अपन प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों में अंतर लिखवा दूंगा। अभी मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं, मंत्रिमंडल पूरे संविधान में केवल और केवल अनुच्छेद 352 के अंदर मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया गया है, दूसरा कहीं नहीं। चाहे आप प्रधानमंत्री टॉपिक पूरा पढ़ लीजिए, उसमें मंत्रिमंडल शब्द आपको नहीं मिलेगा। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल 352 में किया गया है। और मंत्रिमंडल से तात्पर्य आपके होते हैं मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा समूह है, ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद के अंदर सारे के सारे मंत्री आते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री आते हैं, आश्रित राज्य मंत्री आते हैं और एक आते हैं उप मंत्री। क्लियर, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उसी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहा जाता है। ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्रियों को क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल कहा जाता है, जो कि मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग होता है। तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश यानी सूचना पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। दूसरा एक फैक्ट लिखिए इसके बारे में कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। क्लियर है, ये आपके आर्टिकल 352 कहता है। कब कब लगा है बता देता हूँ, 1962 में लगा था, 1971 में लगा और 1975 में लगा। ठीक है, 1962 में लगा था चीनी आक्रमण के समय, ठीक है। 1971 में लगा पाक आक्रमण के समय, ठीक है। 1975 में लगा था, देखो, आंतरिक अशांति के आधार पर। लेकिन वर्तमान में आंतरिक अशांति के स्थान पे कौन सा शब्द काम में लिया जाता है, सशस्त्र विद्रोह शब्द काम में लिया जाता है। और सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों ध्यान रखना, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगा, ये लगा था आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे यहाँ पे। राधाकृष्णन के समय ये लगा था, इस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और यहाँ पे थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर। बात करें प्रधानमंत्री कौन कौन थे इनके समय में, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे आ जाएगी इंदिरा गांधी और यहाँ भी आ जाएगी कौन, इंदिरा गांधी। क्लियर है मित्रों। तो उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है कब लगता है, कैसे लगता है, किसकी सिफारिश पर लगता है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक बटन की दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करना ना भूले और विशेष बात शेयर करना ना भूले। जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए ताकि आप जैसे भी अन्य अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। इसी आशा के साथ मैं धीरज शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 356 और 360 को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।